अक्टूबर 1994 में मैरीलैंड अमेरिका के 3 स्टूडेंट्स अपने साथ कैमराज एंड बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेकर मैरीलैंड के जंगलों के अंदर एंटर हुए। ये तीनों स्टूडेंट्स कुछ फुटेजेस इस जंगल की कलेक्ट करने के लिए आए थे, लेकिन 1 साल बीत चुका था। ये लोग अभी तक वापस नहीं आए एंड 1 साल बाद इन लोगों ने जो फुटेज अपने कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करी थी, वो सारे फुटेज, वो सारा डाटा इसी जंगल के बीच में बने हुए एक घर के नीचे लावारिस पड़ा हुआ मिला। असल में ये घर भी पूरे तरीके से लावारिस था एंड जब उन फुटेजेस को देखा गया तो पूरी दुनिया ने एक ऐसी हॉरर स्टोरी देखी जिसके ऊपर शायद ही आप बिलीव कर पाएं। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल है कि मेरे पास इसके प्रूफ हैं। जहाँ तक हैं वहाँ तक मैं आपको बताऊंगा भी एंड दिखाऊंगा भी, लेकिन इस स्टोरी की एंडिंग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है पूरी दुनिया के अंदर। बहुत सारे लोग इसको असली मानते हैं, बहुत सारे लोग इसको झूठा भी बोलते हैं एंड जहाँ तक है मेरे पास वहाँ तक मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। एंड जहाँ से मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ से दिक्कत है, क्योंकि मेरे खुद के सोर्सेज जहाँ से मैं इस चीज़ को कंफर्म कर सकता हूँ वहाँ से मैंने पता किया, तो कुछ है कि ने हाँ बोला, कुछ है कि ने ना बोला, इसलिए आपको मैं वहाँ से बता दूंगा कि इससे आगे मुझे दिक्कत लग रही है। सो आप उस चीज़ को उसी तरीके से देखिएगा। बट यकीन मानिए ये स्टोरी एब्सोल्युटली क्लासिक हॉरर स्टोरी। आप भी जब इसको पूरा देख लेंगे तो आप भी कहेंगे कि विकी क्या बवाल चीज़ बता दिया बे। खैर मुझे पता है कि एक बवाल चीज़ आपके अंगूठे के अंदर बसी हुई है और वो है एक ऐसी शक्ति जो इस लाइक बटन को दबाते ही बाहर आ सकती है। सो आप वो शक्ति लाइक बटन को दबाकर बाहर निकाल दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी छोटी मोटी शक्ति आप लगा सकते हैं। कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1785 यानी कि 1785 मैरीलैंड ब्लेयर टाउन में जाना पड़ेगा और इसी छोटे से कस्बे के अंदर, जंगली कस्बे के अंदर एली कैडवर्ड नाम की महिला आउटस्कर्ट्स में रहा करती थी। मतलब कि प्रॉपर कस्बे के अंदर नहीं थी, वो कस्बे के बाहर उसका एक छोटा सा घर बना हुआ था। बट जो ब्लेयर टाउन के अंदर लोग उस टाइम पर रह रहे थे उनको इस महिला से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनको पहले से ही इस महिला के ऊपर शक था कि ये अकेली रह रही है और ऑब्वियसली इसके घर के जस्ट बराबर से बहुत घना और गहरा जंगल शुरू हो जाता है। तो ये पता नहीं कैसे रह रही है, ये किसी से बात भी नहीं करती और कोई इससे बात करना भी नहीं चाहता। सो ये पूरा कस्बा ब्लेयर टाउन इस महिला से अलग थलग रहता, कोई से बात नहीं करता। बट 1785 का टाइम आते आते उस साल की सर्दियों में इस ब्लेयर टाउन से बहुत सारे बच्चे थे जो आसपास के इलाके में खेलने के लिए जाया करते थे। उन्होंने इस एली कैडवर्ड के छोटे से झोपड़े के पास कुछ बहुत ही अजीब सी चीज देखी एंड उन्होंने आकर सबने कस्बे के लोगों को बताया। सबसे पहली बात तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे, उनको दर्द हो रहा था एंड जब उनके माता पिता ने पूछा कि बताओ बीमारी क्या है, बात क्या हुई है, तो सबने खुलकर बताना शुरू किया कि हम लोग तो जंगल के उस इलाके में खेलने के लिए गए थे, बट एली कैडवर्ड उसने हम सभी को खेलते खेलते अपने पास बुलाया एंड अननोइंगली हमें भी कुछ आइडिया नहीं था कि वो हमारे साथ क्या करने वाली है। हम भी उसके साथ उसके कैबिन के अंदर चले गए एंड कैबिन में जाकर उसने हम सभी के शरीर के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाए एंड जहां जहां उसने कट लगाए थे उन कट के पास उसने कटोरी रखी ताकि हमारे शरीर से निकलने वाला ब्लड उस कटोरी के अंदर जमा होता जाए एंड इससे हमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। हम सभी रोने लगे एंड रोते रोते हम उसके कैबिन से भाग कर आए एंड यहाँ आकर आपको सब कुछ बताया। ये बात सुनते ही सभी गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये करने क्या वाली है। तब गांव वालों ने ये इमेजिन कर लिया खुद से कि जरूर उनका बच्चों का खून निकाला गया है, तो ये उनके साथ कुछ ना कुछ तांत्रिक प्रक्रिया करेगी, उनके साथ कुछ झोल करने वाली है। इसलिए इस गाँव की पंचायत ने डिसाइड किया कि हम एली कैडवर्ड को सजा देंगे एंड उसी शाम ये सभी लोग मिलकर एली कैडवर्ड के घर पर पहुंचे। उसको बाहर बुलाया गया एंड बिना कुछ पूछे ये लोग अपने साथ एक उस टाइम पर छोटी सी रेहड़ी लेकर आए थे। रेहड़ी आप कार्ट मान लीजिए, छोटी सी 3 पहियों वाली कार्ट। एंड उस टाइम पर एली कैडवर्ड को बाहर बुलाकर उस रेहड़ी में बैठाया एंड रस्सी से चारों तरफ से एली कैडवर्ड को इस रेहड़ी के ऊपर बांध दिया ताकि ये कहीं भी छटपटाकर बाहर ना उतर सके, निकल ना सके। एंड 3 अलग अलग लोग इस रेहड़ी को चलाते हुए जंगल की घनी अंदर डीपर साइड में जाते गए एंड रात होते होते ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी एंड इन 3 लोगों ने जो रेहड़ी लेकर गए थे, ये 3 लोग उस रेहड़ी को एली कैडवर्ड समेत जंगल के अंदर ही छोड़ आए। भयंकर ठंड, कड़कड़ाती हुई ठंड। उस ठंड के अंदर एली कैडवर्ड अकेले इस रेहड़ी के ऊपर बंधी हुई थी, उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। बट वो 3 लोग रेहड़ी से उतरकर वापस अपने गांव वाली साइड आ चुके थे। गांव में आकर उन तीनों लोगों ने बताया कि जरूर ये जो एली कैडवर्ड है या तो भूख से मर जाएगी या फिर ये पानी की प्यास से मर जाएगी या फिर ठंडी से मार देगी या फिर अगर और कुछ ना हुआ तो कोई ना कोई जंगली जानवर आकर इसके ऊपर हमला करेगा एंड इसकी जान ले लेगा। मतलब हम सबकी समस्या सॉल्व हो चुकी है, अब कोई भी तांत्रिक ऐसे हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बट
जो जो चीज़ें इन लोगों ने सोची थी ये बिल्कुल गलत थे। जो काम इन्होंने किया था ये अब उनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला था, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में इस गांव के वही बच्चे जो उस टाइम पर खेलते खेलते एली कैटवर्ड के पास गए थे, एंड वो सारे बच्चे एक एक करके बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब होने लगे। वो सभी अपने घर से खेलने का कहकर निकले थे, बट वो शाम होते होते वापस ही नहीं आए, एंड इवेंचुअली उनके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। जो उनके साथ खेल रहे थे वो बस यही उन्होंने कहा कि हमारे साथ खेल रहे थे, बट एकदम से वो कहीं गया एंड वापस ही नहीं आया। एंड इनफैक्ट एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, इस पूरे ब्लेयर टाउन के आधे से भी ज़्यादा बच्चे एक एक करके बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंदर गायब हो चुके थे। एक भी लाश नहीं मिली, एक भी सुराग नहीं मिला कि वो बच्चे कहाँ गए। एंड इनफैक्ट इसके बाद तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो पूरे कस्बे को डराने के लिए, मैं कहूँ काफ़ी नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा काफ़ी था। क्योंकि जो जो लोग उस टाइम पर एली कैटवर्ड को धमकाने के लिए उसके घर पर गए थे, घर के इस पूरे कस्बे के बड़े बड़े बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, वो सारे जो जो लोग गए थे ना, वो सारे इसमें परफेक्टली एक एक करके टारगेट हो रहे थे। पहले बच्चों को टारगेट किया गया एंड उसके बाद बड़े लोग, बड़े बूढ़े भी एक एक करके गायब होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ये लोग जा कहाँ रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है। इनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिली, एक सुराग तक नहीं मिला। बचे कुचे गांव वाले इतना ज़्यादा डर चुके थे कि उन्होंने तुरंत ये आइडिया लगा लिया, अपने माइंड में सारी परसेप्शन बना ली कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसी एली कैटवर्ड की वजह से हो रहा है, उसी बूढ़ी महिला की वजह से जिसको हमने ऐसे बहुत ही बुरी मौत दी थी। और एली कैटवर्ड की मौत ही श्राप बनकर हमारे ब्लेयर टाउन के ऊपर टूट पड़ी है एंड एक एक करके सबसे बदला ले रही है। अगर हम दूसरी वे में बात करें तो ये एली कैटवर्ड खुद है जो हमसे बदला ले रही है। एंड इसी हड़बड़ाहट में उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें जल्दी से जल्दी ये ब्लेयर टाउन पूरा खाली करना पड़ेगा। इमेजिन करके देखिए, पूरा का पूरा बड़ा सारा एक कस्बा, इसके अंदर बचे कुचे लोग अपनी वैसी की वैसी बिल्डिंग, सारा सामान, सारे जो भी उनके पास ज़रूरत की चीज़ें थी, वो सारा कुछ ऐसे का ऐसे छोड़कर अपने गाँव से बाहर निकले, अपने कस्बे से बाहर निकले। एंड निकल कर उन्होंने एक प्रॉमिस सबसे किया कि हम कभी भी किसी के साथ एली कैटवर्ड के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। इसका नाम भी कभी, जहां हम दूसरी जगह सेटल होंगे जाकर, इसका नाम वहां कभी भी नहीं लेंगे। एंड इसके साथ हमने क्या कुछ किया था ये कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा एंड ये जो बचे कुचे लोग थे ये अपनी अपनी जगहों पर जाकर सेटल हो चुके थे। पीछे ये ब्लेयर टाउन धीरे धीरे इसके ऊपर नेचर ने अपना कब्जा कर लिया। सारी जो बिल्डिंग्स यहाँ खड़ी थी, जो उस टाइम पर लकड़ी की ही बिल्डिंग्स थी मोस्टली, सारी वो लकड़ी की बिल्डिंग्स नीचे ढह चुकी थी, उनके ऊपर जंगल आ चुका था। एंड दूसरी साइड जो लोग यहाँ रहा करते थे उन्होंने कभी भी दोबारा से एली कैटवर्ड के बारे में याद नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर उन्होंने नाम लिया एली कैटवर्ड का तो वो श्राप उनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे एली कैटवर्ड के बारे में वो लोग भूलते जा रहे थे। बट होता है ना कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास हम अपनी जवानी के किस्से, हम अपने बुढ़ापे के किस्से बताते रहते हैं। तो वो सारी स्टोरी जो भी एली कैटवर्ड से जुड़ी हुई थी वो बच्चों के पास ऑन होती रही। दूसरी साइड ब्लेयर टाउन पूरा नक्शे से ही गायब हो चुका था। वहाँ एक भी इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। देखने में आपको पूरा जंगल लगेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, बेशक इंसान की बनाई हुई चीज़ तो गायब हो सकती है, लेकिन अगर उस जगह को कोई श्राप दिया गया हो तो वो इतनी आसानी से गायब नहीं होता। अब दशकों बीतने के बाद टाइम आ चुका था 1824 यानी कि 1824 का। नए लोग इस इलाके में आए, इस जंगली एरिया में आए एंड उनको ये जब प्लेन साइड दिखी, यहाँ कुछ खास घना जंगल नहीं था। बेशक यहाँ पर बहुत गंदगी मची हुई थी, काफ़ी सारे पेड़ पौधे नए नए आए हुए थे, लेकिन इतना गहरा घना जंगल नहीं था। उनको इसके पास्ट के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था कि पहले यहाँ पर क्या था, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका था, तकरीबन 70-75 साल। इन नए लोगों ने इस जगह पर अपनी नई सेटलमेंट बसाई एंड इसको अपना एक अलग नाम दिया। उन्होंने इसका नाम रखा बर्किट्सविल। उनको कोई आइडिया नहीं था कि जहाँ पर वो अपनी नई नई झोपड़ियाँ या फिर बड़े बड़े घर बसा रहे हैं उसके नीचे जो धरती है उसका इतिहास क्या है। एक टाइम पर इसी धरती ने यहाँ पर रहने वाले लोगों को इतना ज़्यादा डराया था कि उनको अपना कस्बा पूरा खाली करना पड़ा था। बसने के सिर्फ एक साल बाद ही 1825 सितंबर के महीने में एलिन नाम की एक छोटी बच्ची अपने पूरे ग्रुप के साथ इस गांव में एकमात्र तालाब के पास खेल रहे थे वो सभी बच्चे। एंड खेलते खेलते अब शाम होने वाली थी। सभी बच्चों को टेंशन थी, उनको वापस अपने घर जाना है। बट खेलते खेलते उन्होंने डिसाइड किया कि एक वो लास्ट गेम खेलेंगे। एंड एलिन वो भी इस ग्रुप में शामिल थी। एलिन भी उनके साथ खेल रही थी एंड वो खेलते खेलते इस तालाब के किनारे पर आई एंड एकदम से उसने बहुत जोर से अपने फेफड़ों का सारा जोर लगाकर चिल्ली मारी। एंड इसको देखकर सभी बच्चे एलिन की तरफ देखने लगे। एंड इससे पहले वो सारे बच्चे कुछ कर पाते, एलिन को बचा पाते, तभी उन्होंने देखा कि इस तालाब में से एक सफेद रंग का हाथ, काफी बड़ा सारा हाथ एलिन को पकड़े हुए है एंड वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। एंड यही चीज देखकर एलिन ने इतनी जोर से चिल्लाया था
बट वो सभी बच्चे कुछ भी नहीं कर पाए। एलिन पूरे तरीके से उस तालाब के अंदर डूब चुकी थी, उसका नाम और निशान नहीं। जिसके बाद बाकी बचे हुए बच्चों ने भागकर सीधा गांव में मौजूद सभी लोगों को बताया। सभी लोग मौके पर तालाब में पहुंच चुके थे। एक एक करके बहुत सारे गोताखोरों ने तालाब के अंदर छानना शुरू किया, लेकिन एलिन की लाश या फिर एलिन उनको कहीं भी नहीं मिली। काफ़ी दिनों तक उन्होंने एलिन की डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अभी एलिन को गायब हुए 13 दिन ही बीते थे। एंड इस 13वें दिन इस गांव के अंदर बहुत ही अजीब सी चीज़ें लोगों को मिलने लगी। सबसे पहले तो इस तालाब का पानी जो वो रेगुलरली अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे पिछले 1 साल से, लेकिन आज 13वें दिन उनको इस पानी के अंदर अजीब सी स्मेल लगी। एंड जब उन्होंने इस पानी को हाथ में लेकर फील किया तो ये पानी कम बल्कि तेल ज़्यादा लग रहा था। सभी लोग तालाब के पास पहुंचे एंड सभी ने पानी को हाथ में लेकर देखा एंड वो पानी एक्चुअल में तेल सा बन चुका था, ऑयली, बहुत ही चिकना सा। एंड दूसरा, इस तालाब के आसपास काफ़ी सारे बंडल पड़े हुए थे, छोटी छोटी लकड़ियों के, वो जो होती है ना डंडियाँ होती हैं छोटी छोटी पेड़ों से तोड़ी हुई, जो ब्रांचेज उनकी टूट जाती है अपने आप, उन डंडियों और लकड़ियों के बंडल बनाए हुए थे किसी ने एंड उनको ऊपर रस्सियों से ही बांधा हुआ था। इवेंचुअली उन सभी बंडल के ऊपर एक ऐसे इंसानी बालों का गुच्छा भी पड़ा हुआ था हर बंडल के ऊपर। एंड ये एक बंडल नहीं था, बहुत सारे थे इस पूरे जंगली इलाके में और साथ में तालाब के आसपास पड़े हुए थे। एंड आज से पहले इस गाँव में रहने वाले लोग, बर्किट्सविल में रहने वाले लोगों ने ऐसे बंडल कहीं भी आसपास नहीं देखे। सभी गाँव वालों ने आपस में डिस्कस किया कि क्या तुमने बनाए हैं, क्या तुमने बनाए हैं, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं बाबूजी, हमें नहीं पता है क्या बीमारी है। गांव वालों ने डिसाइड किया कि हम आसपास देखते हैं कि क्या पता हमारे अलावा भी कोई और लोग आसपास रह रहे हों, क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं देखी थी, ना ही आसपास लोग देखे थे। तो हो सकता है नई सेटलमेंट आकर बसी हो एंड उन्होंने सब कुछ यहाँ बनाया हो, लेकिन आसपास बड़े लंबे इलाके में देखने के बाद भी उनको कोई इंसानी सभ्यता नहीं मिली। ये चीज़ यहाँ पर कैसे आ रही थी किसी को कोई आइडिया नहीं। और जब कुछ नहीं मिला तो सारे बर्किट्सविल के लोग ठंडे बैठ चुके थे। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा एंड बीतते बीतते अब टाइम आ चुका था 1886 यानी कि 1886 का, जब रॉबिन नाम की एक और छोटी सी लड़की इसी इलाके में खेल रही थी। एंड इस इलाके में अब तक जो लोग रह रहे थे बर्किट्सविल में, जिन्होंने आकर ये बसाया था, उन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज जो उन्होंने यहाँ देखा था वो सारी आगे पास ऑन करी। एंड इवेंचुअली जो 1886 में लोग यहाँ रह रहे थे उनको पता था इस गाँव का थोड़ा सा इतिहास, कि यहाँ पर एक बच्ची गायब हुई थी, यहाँ से वो बंडल मिले थे। आगे भी वो काफ़ी बार बंडल मिलते रहे। अब भी जो 1886 के टाइम पर लोग रह रहे थे उनको भी आसपास कभी कभी ऐसे बंडल मिल ही जाते थे, लेकिन उनका सुराग कभी नहीं मिला। लेकिन 1886 में अब रॉबिन नाम की लड़की अपने ग्रुप के साथ बच्चों में खेल रही थी, बट खेलते खेलते एकदम से रॉबिन गायब हो चुकी थी। उसके दोस्तों ने उसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी एंड इवेंचुअली जब वो नहीं मिली तो उन्होंने आकर उसके माता पिता को बताया। पूरे गाँव वाले लोग इकट्ठा हो चुके थे एंड इन गाँव वालों ने आपस में डिसाइड किया कि हम एक साथ नहीं बल्कि टीम बनाकर जंगली इलाके में ढूंढते हैं, क्योंकि तालाब के पास वो खेल नहीं रहे थे, तालाब में वो गायब नहीं हुई थी। जबकि इन लोगों को तालाब में डूबी हुई एलिन वाली स्टोरी तो पता थी, लेकिन आज ये रॉबिन गायब हुई है, वो तालाब के पास नहीं खेल रही थी, ऐसे ही खेलते खेलते गायब हुई है। तो उन लोगों ने अपनी अपनी छोटी छोटी टीम्स बनाई एंड अलग अलग इलाकों में वो लोग फैल चुके थे। काफ़ी देर तक उन लोगों ने उस दिन तलाश की रॉबिन की, लेकिन रॉबिन का कोई पता नहीं चला। जबकि 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिनों बाद रॉबिन अपने आप से अपने घर वापस आ चुकी थी। बेशक उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे चोटों के निशान थे, लेकिन उसके साथ और कुछ गलत नहीं किया गया। उसको खाना नहीं मिला था अभी तक, वो बहुत भूखी थी, प्यासी थी साथ में, और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एंड आने के बाद जो रॉबिन ने बताया कि उसके साथ इन 3 दिनों में क्या हुआ, उसको सुनकर पूरे कस्बे वाले लोग इतने ज़्यादा हैरान कि वो सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ भी एक बच्चे के साथ हो सकता है। रॉबिन ने बताया कि जब वो खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ, उस टाइम पर एक बूढ़ी महिला उसके पास आई एंड इवेंचुअली उसको बहुत प्यार से उसने टच किया, उसको गोदी में उठाकर उसके साथ खेलने लगी। उस टाइम पर रॉबिन को कुछ भी अजीब नहीं लगा। तब उस बूढ़ी महिला ने रॉबिन से बात करने की कोशिश करी। रॉबिन भी उस बूढ़ी महिला से बात कर रही थी एंड बाद में उसने गोदी से नीचे उतारा रॉबिन को और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ जंगल में लेकर जाने लगी। रॉबिन उस बूढ़ी महिला के साथ जंगल में चलते हुए आगे की तरफ जा रही थी। रॉबिन ने कहा कि मुझे लगा कि ये बूढ़ी महिला हमारे ही गांव में से कोई है एंड उसको अपने साथ लेकर जा रही है। बट चलते चलते रॉबिन ने नोटिस किया कि ये जो महिला उसके साथ चल रही है, बूढ़ी महिला, ये हवा में उड़ रही है, फ्लोट कर रही है, इसके पैर नीचे जमीन में टच नहीं हो रहे, जिसको देखकर रॉबिन इतनी ज़्यादा डर गई। बट उस टाइम पर वो कुछ भी नहीं बोली, वो उसके साथ चलती रही एंड इवेंचुअली आगे चलते चलते वो बूढ़ी महिला
एक बहुत ही पुराने से घर में जो डीप इन द वुड्स बना हुआ था, जंगल के बहुत गहराई में बना हुआ था, उस घर के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। एंड उस बूढ़ी महिला ने पलट कर रॉबिन को कहा कि चलो मेरे साथ इस घर के अंदर चलो। बट रॉबिन पहले से ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसने अंदर जाने से मना कर दिया। उस टाइम पर वो अपना हाथ छुड़वा कर उस बूढ़ी महिला से आगे की तरफ भाग चुकी थी। वो इस जंगल के अंदर बेशक गुम हो चुकी थी, लेकिन उसने उस बूढ़ी महिला को छोड़ दिया। उस बूढ़ी महिला ने भी रॉबिन का पीछा नहीं किया, लेकिन रॉबिन इस टाइम पर गुम हो चुकी थी। उसको नहीं पता था वो किस रास्ते से आई है, कहाँ जा रही है। 3 दिनों तक वो इस इलाके में घूमती रही एंड इवेंचुअली उसको अपना वही बर्किट्सविल टाउन दिखा एंड वापस अपने घर वो पहुंच चुकी थी। बट अब यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जब रॉबिन गुम हुई थी तब अलग अलग टीमें बनाई गई थी रॉबिन को ढूंढने के लिए। काफ़ी सारी सर्च पार्टीज़ थी एंड लगभग सारी तो वापस आ चुकी थी, लेकिन एक सर्च पार्टी जिसके अंदर 5 आदमी शामिल थे, बड़े बड़े आदमी, वो 5 आदमी अभी तक नहीं आए थे। वो 5 आदमी अभी भी रॉबिन को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे, या फिर वो कहीं ना कहीं मुसीबत में थे, क्योंकि सभी आ गए वो नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए उन 5 आदमियों को ढूंढने के लिए अलग से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। इन 5 को ढूंढते हुए जब सर्च पार्टीज जंगलों के अंदर घूम रही थी, तब उनको ऐसा कुछ मिला जो पूरे बर्किट्सविले को आने वाली जनरेशन तक दिल दहला देने वाला था उनका। क्योंकि जब ढूंढते ढूंढते सर्च पार्टी घने जंगल के एक क्लियरिंग से इलाके में पहुंची, तब उनको ये 5 आदमी मिले और ये 5 आदमी नीचे जमीन पर लेटे हुए थे एंड एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर, पेंटोग्राम होता है ना जिसकी 5 साइड्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही इनको ऐसे नीचे अरेंज किया गया था। लेकिन इनके हाथ सभी के पीछे की तरफ बांधे हुए थे, दोनों पैरों को भी बांधा हुआ था। एंड इनफैक्ट पैरों को इस तरीके से बांधा था जैसे कि एक आदमी का सिर एंड ऊपर उसके जो मौजूद है दूसरे आदमी के पैर और सिर को आपस में यहाँ गर्दन से ऐसे रस्सी मारकर पैर और गर्दन को एक साथ बांधा गया था, ताकि ये 5 लोग आपस में जुड़े रहें। एंड इसके अलावा सबसे दिल दहला देने वाला, इन 5 के ही अंदर शरीर को पूरे तरीके से काटा गया था, ऊपर से पूरा शरीर 5 का खुला हुआ एंड इन 5 के ही ऑर्गन्स अंदर से गायब थे। एंड ना सिर्फ काटा गया था शरीर को, बल्कि 5 के ऑर्गन जिस प्रिसीजन के साथ काटे गए थे वैसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि किसी अनपढ़ ने काटे हो या फिर किसी अनट्रेंड व्यक्ति ने काटे हो। इतनी प्रिसीजन, इतना सटीक और साफ कट, ऐसा लग रहा था जैसे किसी डॉक्टर ने आकर स्पेशली इन 5 की ऐसे सर्जरी की हो एंड 5 के ऑर्गन्स को बाहर निकाला हो। 5 की बॉडीज को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एक केस भी इसके खिलाफ बना, बट पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ भी नहीं मिला। जब डॉक्टर्स इन 5 का पोस्टमार्टम कर रहे थे, तब 5 के ही फेस एक्सप्रेशन को डॉक्टर ने स्पेसिफिकली अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब इन 5 के शरीर को अंदर से काटा गया था, तब उस टाइम पर ये जिंदा थे एंड इनका दर्द वाला एक्सप्रेशन जो था, जैसे शॉक्ड हो चुके हों किसी चीज को देखकर, वो वाला एक्सप्रेशन इनके फेस के ऊपर जमा हुआ था। डर के मारे इन सभी की मौत हुई थी। पुलिस वालों ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि ये किसी जानवर का काम है, किसी जानवर का इनके ऊपर हमला हुआ है। बट कोई भी जानवर ऐसे स्पेसिफिकली पोजीशन में इंसानों को सेट नहीं कर सकता, उनके हाथ और पैरों को नहीं बांध सकता एंड अंदर से प्रिसीजन कट नहीं लगा सकता। बट पुलिस वालों को एक फॉर्मेलिटी करनी थी एंड उन्होंने वो कर दी। लेकिन इसके बाद पूरे बर्किट्सविल के अंदर जो श्राप चलता आ रहा था, जिसकी सिर्फ उन्होंने कहानियाँ सुनी थी पहले, वो श्राप अब उनको लग रहा था कि हाँ वो फिर से जाग है एंड वो उनके पीछे पड़ा हुआ है अब। जिसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, बर्किट्सविल के अंदर रहने वाले लोग डर के साए में जीते रहे एंड ये जो पिछले इंसिडेंट्स हुए थे ये कुछ भी नहीं थे, क्योंकि अब 1940s के अंदर जो इंसिडेंट यहाँ होने वाला था उसने ही आगे आने वाली जनरेशन्स को बर्किट्सविल और साथ में ब्लेयर विच हॉन्टिंग के बारे में उसको बताना शुरू किया। 1940s में रेस्टिन पार नाम का एक सेंट, एक आप साधु संत कह सकते हैं, वो इस इलाके में अलग से रहने के लिए आया। बट जिस टाइम पर वो पहली बार इस पूरे बर्किट्सविल टाउन के अंदर घूम रहा था, तब इस सभी लोग उसको बड़ा घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि वो पहली बार इस टाउन के अंदर आया था एंड ये बहुत छोटा सा टाउन जिसके अंदर रहने वाले लोग सभी एक दूसरे को जानते। लेकिन ये नया आदमी यहाँ पर आया है, सभी उसको बस देख रहे हैं, लेकिन उससे किसी ने कुछ पूछा नहीं। वो आदमी खुद से पूरे टाउन का अच्छे से निरीक्षण सा करके वो सीधा जंगलों की तरफ चला गया एंड इवेंचुअली जंगलों में उसने अपना एक अलग से कैबिन बना लिया। रेस्टिन पार हमेशा अपने कैबिन के अंदर ही रहता, कभी वो ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं, कोई उसके दोस्त नहीं, किसी से वो कभी बात करते हुए नहीं देखा गया। और तब दिन आया 25 नवंबर 1941 का, जब बहुत लंबे टाइम बाद रेस्टिन पार दोबारा से बर्किट्सविल टाउन की मार्केट के अंदर घूमता हुआ देखा गया। सभी लोग उसको घूर घूर कर देख
रहे थे अगेन। एंड अब तक सभी को पता था क्योंकि सभी लोग जंगल के अंदर अपना शिकार वगैरह करने के लिए जाया करते थे। एंड जंगल में डीप वुड्स के अंदर उनको रेस्टिन पार का कैबिन भी दिखा था काफ़ी बार। उनको पता था कि रेस्टिन पार इसके अंदर रहता है, लेकिन उसने कभी भी किसी से बात नहीं की थी। एंड फाइनली वो 25 नवंबर 1941 की शाम होते होते इस बर्केट्सविल टाउन की मार्केट के अंदर आया एंड एक स्पेसिफिकली दुकान पर गया। एंड दुकान पर जो ओनर बैठा हुआ था उस ओनर के पास जाकर उसने 4 वर्ड्स कहे जो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे। उसने पहले कहा, आई एम फाइनली फिनिश्ड, मतलब मैं अब फाइनली ख़त्म हो चुका हूँ, प्लीज़ कॉल द पुलिस। उस दुकान वाले को ये सब कुछ समझ नहीं आया एंड ये बात बोलकर रेस्टिन पार वहाँ से जा चुका था। काफ़ी देर तक वो दुकान वाला सोचता रहा, बट तब उसको लगा क्योंकि पिछले 8-10 महीनों में उनके गांव से कुछ बच्चे गायब हुए थे लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तो अब यहाँ पर ये आकर ऐसे बोल कर गया रेस्टिन पार, जबकि वो कभी भी आता नहीं है टाउन में। तो इसका ये क्या मतलब था? वो आदमी बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसलिए उसने तुरंत पुलिस वालों को कॉन्टैक्ट किया। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे एंड वो आदमी पुलिस वालों को साथ लेकर रेस्टिन पार के उसी कैबिन तक लेकर गया। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उस कैबिन तक पहुंचे, पुलिस वाले दूर से ही देखकर समझ चुके थे कि यहाँ बहुत बड़ी भसड़ है, क्योंकि एक तो सारा कैबिन नीचे ढह रहा था, अपने आप उसकी लकड़ियां गिर रही थी। एंड इवेंचुअली जब पुलिस वालों ने लकड़ियों को पकड़कर उस कैबिन के अंदर एंटर किया तो अंदर का हाल देखकर आज भी वो पुलिस वाले इतना ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि अंदर इस कैबिन के फ्लोर पर 7 छोटे छोटे बच्चे जिनको बहुत ही रिचुअलिस्टिकली मारा गया था, उनका मर्डर किया गया था। एंड ये सातों के सातों बच्चे इसी बर्केट्सविल टाउन के थे जो पिछले कुछ महीनों में गायब हुए थे एंड उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला था। उनको नीचे मारकर उसी स्टार वाली शेप में नीचे फ्लोर के ऊपर लेटाया गया था। एंड दूसरी तरफ एक दीवार के ऊपर एक और बच्चे को टांगा गया था, रस्सी बांधकर उसको दीवार के ऊपर टांगा गया था एंड उसकी आंखें अभी भी खुली थी, जिसका मतलब साफ ये था कि ये जो रेस्टिन पार था इसी ने 7 बच्चों को किडनैप किया था एंड उनको यहाँ पर लाकर मर्डर किया। जो 8वां बच्चा था जो दीवार पर टांगा हुआ था, उसका फेस एक्सप्रेशन हॉरर से भरा हुआ था, ऐसे वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके सामने इन 7 बच्चों को मारा गया था। एंड इस बच्चे को दीवार पर इसीलिए टांगा था ताकि वो ये सब कुछ होता हुआ देखे एंड उसको इन चीज़ों से डर लगे। जब पुलिस वालों ने घर को अच्छे से सर्च किया तो एक कमरे के अंदर रेस्टिन पार भी ऐसे ही बैठे हुए मिला एंड पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया एंड लाकर पूछा कि बता भाई ये सब कुछ क्या बीमारी है, क्या कांड किए तूने। तब उसने पुलिस वालों के आगे सब कुछ बहुत ईजिली कन्फेस कर लिया। उसने बताना शुरू किया कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि मुझे तो एली कैटवुड, रिमेंबर एली कैटवुड मैंने आपको बताया था 1700s के अंदर ब्लेयर टाउन के बाहर जो वो बूढ़ी महिला रहा करती थी, उसने आकर इस टाइम पर अब तकरीबन 200-250 सालों बाद इस रेस्टिन पार को ये सब कुछ करने के लिए कहा। उसने बताया सब कुछ कि मेरे सपनों के अंदर आती है, इवेंचुअली वो मुझे कई बार तो इस जंगल में आसपास कहीं खड़े हुए भी दिखाई देती है एंड वही सब मुझसे करवाती है। मैं उसके कहने पर ही बच्चों को पकड़ पकड़ कर लेकर आया, दूसरे कमरे में वो बैठी रहती है एंड उसके कहने पर ही मैंने बच्चों का मर्डर किया। जैसे जैसे वो बोलती गई मैं वो सब कुछ करता गया, मैं उसको कभी भी मना नहीं कर पाया। पुलिस वालों ने जैसे उसकी बात सुनी उसको तुरंत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया एंड कोर्ट ने भी जल्दी ही इसके ऊपर फैसला सुना दिया। 1941 के अंदर ही उसको फांसी भी दे दी गई। दूसरी तरफ उसने मरने से पहले, फांसी पर चढ़ने से पहले सभी पुलिस वालों के सामने यही कहा था कि मुझे मेरा टास्क कंप्लीट कर लेने दो, क्योंकि या तो मुझे तुरंत फांसी दे दो या फिर मुझे मेरा टास्क कंप्लीट करने दो, क्योंकि जब भी मैं सोता हूँ मेरे सपनों के अंदर वो आकर मुझे डराती है एंड कहती है जब तक तुम मेरा टास्क पूरा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही सताती रहूंगी, ऐसे तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी। एंड उसका टास्क था दर्जनों बच्चों को इसी तरीके से रिचुअलिस्टिक मैनर के अंदर उनकी जान लेना एंड उसके सामने वो भी सब कुछ। अब देखो यार, यहाँ तक जो स्टोरी है ना, इसके प्रूफ सबके पास हैं, इसके प्रूफ आप इंटरनेट के ऊपर भी ले सकते हैं। एंड यहाँ तक मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये चीज़ जो अभी तक मैंने आपको बताई ये एक्चुअल में हुई थी, ये बिल्कुल रियल है। एंड इसके बाद जो मैं अब आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर सबकी अलग अलग राय है, सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं। और दूसरा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको किस वे में लेते हैं, क्योंकि अब मैं बात करूंगा अक्टूबर 1994 की, जब अक्टूबर 1994 में मॉन्टेगोमेरी कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स हैदर, जोशुआ और विलियम्स, ये तीनों आपस में डिसाइड करने लगे कि हमें कोई ना कोई एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी चाहिए। एंड इसके लिए उन्होंने द ब्लेयर विच हॉन्टिंग, ये जो स्टोरी थी, इसको चूज किया। असल में इन तीनों स्टूडेंट ने ये जो स्टोरी अभी तक मैंने आपको बताई थी उस स्टोरी के बारे में इंटरनेट के ऊपर पढ़ा एंड इसको देखा कि हाँ ये एक्चुअल में हुआ था। लेकिन ना सिर्फ इन्होंने पढ़ा और देखा, बल्कि इन्होंने ये फैसला किया कि वो खुद इस ब्लेयर विच टाउन जो
जो आज वहाँ पर वो जो बर्किट्स विले बना हुआ है, बर्किट्स विले में खुद जाएंगे, उसके आसपास के जंगली इलाके में जाएंगे एंड वहाँ पर हम अपनी खुद की फुटेज रिकॉर्ड करेंगे एंड उसकी हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। ये असल में उनका एक प्रोजेक्ट था, ये उसके ऊपर एक फिल्म बनाने वाले थे। जिसके बाद फाइनली अपना झोला झपटा उठाकर उसके अंदर कैमरा वगैरह डालकर इस बर्किट्सविल टाउन के अंदर पहुंचे एंड इन्होंने अपने इंटरव्यू करने शुरू किए। लोगों ने वही सब कुछ बताना शुरू किया जो उनको स्टार्टिंग से पता चलता आ रहा था, जो उनके बड़े बूढ़े दादा परदादा ने उनको पास ऑन किया था, वही सब कुछ वो उस इंटरव्यू में बताने लगे। लेकिन जो कुछ पता था उसके ऊपर ये लोग हंसते, ये जो तीनों स्टूडेंट थे, क्योंकि ये इन चीज़ों के अंदर बिलीव नहीं करने वाले थे। इनको बहुत मज़ा आ रहा था लोगों की ये सब फालतू की बातें सुनकर, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये सब कुछ सुपर नेचुरल है, सिर्फ बच्चों को डराने के लिए स्टोरीज बताई जाती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और तब दिन आया 20 अक्टूबर 1994 का। अभी इनको इस इलाके में आए हुए एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम बीत चुका था एंड फाइनली 20 अक्टूबर 1994 के दिन इन्होंने जो स्टोरीज सुनी थी उनको कंफर्म करने के लिए, उनकी एक्चुअल फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए ये ब्लैक हिल फॉरेस्ट, जो कि इस आसपास के एरिया का नाम रखा हुआ था ब्लैक हिल फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट के ऊपर उन्होंने चढ़ाई करने की शुरू करी। प्लान बिल्कुल साफ था, जो कुछ लोगों ने बताया था उन सभी की जा जाकर फुटेज बनानी है, उनको रिकॉर्ड करना है, अच्छे से रिकॉर्ड करके उनके बारे में एक्सप्लेन करके वीडियो में फटाफट से अपने घर जाना है ताकि वो उसको एक वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट्री में ऐड कर सकें। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम बीत चुका था। अब इन तीनों बच्चों के माता पिता जो कि घर पर इनकी वेट कर रहे थे, उनको अब तक टेंशन होने लगी थी, क्योंकि ये बोल कर गए थे कि 10-12 दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी उनको 18-19 दिन बीत चुके हैं, ये लोग अभी तक वापस नहीं आए। ऐसा ही ये कहाँ चले गए? इनके माता पिता ने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट डाली एंड पुलिस वालों ने भी एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ब्लैक हिल फॉरेस्ट के अंदर सारे पुलिस वालों की अलग अलग टुकड़ियाँ घुस चुकी थी, जो लोकल लोग थे वो भी अपने वॉलंटियर कर रहे थे, उन लोगों ने भी सर्च ऑपरेशन में अपना अपना योगदान दिया। बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर इन तीनों बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से किसी के हाथ भी इन तीनों बच्चों की ना तो कोई सुराग लगा, ना ही कोई डेड बॉडी, ना ही कोई इनके कपड़े वगैरह मिले हो, ना ही कोई इनका इक्विपमेंट मिला, ना ही कोई बैग वगैरह मिला। ऐसा लग रहा था जैसे ये तीनों बच्चे इस ब्लैक हिल फॉरेस्ट के अंदर गए एंड वहां से गायब हो गए अपने सामान के साथ। ऐसा पॉसिबल भी कैसे था? इनके तो कोई पैरों के निशान तक नहीं मिले। 12 से 15 दिनों तक पुलिस वालों ने इस एरिया के अंदर अपना सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन कुछ ना मिलने की वजह से उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन वापस कॉल्ड ऑफ कर लिया। एंड दूसरी साइड इन बच्चों के माता पिता जो कि अब अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे। इमेजिन करके देखिए, इन बच्चों के माता पिता ने बच्चों के बिना डेड बॉडी के ही उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया, उनको मरा मानकर। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे टाइम बीतता रहा एंड ये जो 3 बच्चे गायब हुए थे, इनकी भी स्टोरी बर्किट्सविल टाउन के अंदर अब बहुत बुरे तरीके से वायरल हो चुकी थी। हर कोई इनके बारे में बात कर रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतते हुए 1 साल बीत चुका था। 1 साल बाद यानी कि अक्टूबर 1995 का टाइम आ चुका था। इस अक्टूबर 1995 में और कुछ स्टूडेंट लोग इस ब्लैक हिल फॉरेस्ट के अंदर घूमने आए हुए थे एंड घूमते घूमते उनके सामने एक पुराना कैबिन सा आ चुका था, जो मतलब कि खंडर सा पड़ा था। इस कैबिन को दूर से ही देखकर लग रहा था जैसे इसको बहुत लंबे टाइम से यूज़ ना किया गया हो, कोई इसके अंदर रहता ना हो, ऐसे ही लावारिस पड़ा हो। बट इस इलाके में आने से पहले इन दूसरे वाले ग्रुप के स्टूडेंट्स ने भी इस इलाके के बारे में बहुत अच्छी स्टडी करी थी। इन लोगों को भी पता था वही रॉबिन वाली स्टोरी। रॉबिन, रिमेंबर मैंने आपको बताया था, वो बच्ची जो बूढ़ी औरत के साथ गई थी, वो महिला उसको अपने साथ लेकर जा रही थी अपने घर में एंड उस घर के बाहर खड़े होकर उस रॉबिन ने घर के अंदर आने से मना कर दिया था। जो रॉबिन ने डिस्क्रिप्शन बताई थी घर की, बिल्कुल वैसा ही घर इनको अब अपने सामने इस जंगल के अंदर दिख रहा था, बस अब वो खंडर हो चुका था। तब इन लोगों ने भी अपने फ़ोन वगैरह निकाल कर फुटेज बनानी शुरू कर दी। बट तभी इन स्टूडेंट्स में से एक का ध्यान इस कैबिन के नीचे, अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो जंगल में कैबिन बनाए जाते हैं ना, ये ज़मीन के ऊपर नहीं बनाए जाते। ज़मीन में पहले काफ़ी सारे डंडे खड़े किए जाते हैं, उन डंडों के ऊपर फ्लोर लगाकर उसके ऊपर घर बनाया जाता है ताकि नीचे के जो जानवर हैं उनसे घर सुरक्षित रहे। और तब इस ग्रुप में से एक स्टूडेंट ने ऊपर की जो फ्लोर था और जो नीचे ज़मीन का गैप था उसके बीच में उसका ध्यान गया एंड उस गैप के अंदर उनको कुछ बैग्स पड़े हुए दिखाई दिए। एंड तब उनमें से एक व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट ने नीचे झुककर अंदर हाथ डाला एंड अंदर जाकर डंडों के बीच में से होते हुए वो बैग्स जो अंदर पड़े थे वो एक एक करके बाहर निकालना शुरू किया। अपने दोस्तों को पकड़ाया एंड जब बाहर निकाल कर सारे बैग्स उन्होंने खोले तो उनके अंदर कुछ कपड़े थे, कुछ खाने पीने का सामान जो अभी ख़राब हो चुका था, कुछ पर्सनल आइटम और
और साथ में कुछ कैमराज एंड साथ में बहुत सारी कैसेट्स मौजूद थी। इन सभी स्टूडेंट्स ने फाइनली ये सारी सामान जो उनको मिला था ये सारा अपने पास रखा एंड लेकर उसको जंगल से अपने नीचे बर्केट्सविल टाउन की तरफ भागे। वहाँ जाकर उन्होंने एक फोटोग्राफर के पास जो कैसेट्स मिली थी इनको डेवलप करवाया। रिमेंबर उस टाइम पर कोई डिजिटल कैमरा नहीं था जो अभी क्लिक करी और अभी देख ली, उस टाइम पर नेगेटिव वाली रील चलती थी। वो नेगेटिव वाली रील लेकर ये फोटोग्राफ के पास आए एंड उसको डेवलप करवाया। जो भी फुटेज वगैरह थी वो सारी अब उनके सामने थी एंड जो वो देख रहे थे उनको समझ आ चुका था कि ये कोई नॉर्मल फुटेज नहीं है, बल्कि वो जो देख रहे हैं ये उन तीनों जोशुआ, विलियम्स और साथ में हैदर, इन तीनों स्टूडेंट्स की जो 1 साल पहले यहाँ से गायब हुए थे, इनके फाइनल मोमेंट्स वो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अभी, जो कि इस कैसेट के अंदर रिकॉर्ड किए गए थे। स्टार्टिंग में उन फुटेज के अंदर क्लियरली देखा जा सकता था कि ये लोग पहले लोकल लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना वो ट्रैक फिल्माया जिसके थ्रू वो ब्लैक हिल फॉरेस्ट के अंदर गए थे। उसके अलावा उनके पास बहुत सारा सामान था और साथ में वो तीनों लोग अपने पास एक मैप लिए हुए थे एंड उस मैप की भी फुटेज उन्होंने कई बार उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करी थी कि देखो हमें इस तरफ से यहाँ होते हुए जाना हो। काफ़ी बार उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। बट तभी सडनली सेकंड डे शाम के टाइम पर इन लोगों ने नोटिस किया कि इनके पास वो मैप गायब हो चुका है जो जिसके थ्रू वो अभी तक चलते हुए आ रहे थे। ये तीनों लोग गुम हो चुके हैं इस घने जंगल के अंदर। जिसके बाद कैमरे के अंदर ही इन तीनों ने आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया कि तुमने गुम किया है मैप, लास्ट टाइम तुम्हारे पास था, तुम यूज कर रहे थे, तुम बताओ कहाँ पर रखा हुआ है। बट तीनों में से वो मैप किसी के पास भी नहीं था। इनफैक्ट इन लोगों ने अपनी अपनी डायरेक्शन चूज कर ली कि हम इस साइड जाएंगे तो शायद हमें हो सकता है कि वापस हम उसी गाँव में पहुंच जाए। बट इतनी कोशिश करने के बाद भी ये तीनों स्टूडेंट्स उस फिल्म के अंदर गोल गोल घूमते हुए दिख रहे हैं जंगल के अंदर। इसके अलावा रात होते होते जब इन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला वापस निकलने का, तो इनको मजबूरन अंदर घने जंगल में अपना कैंप बनाना पड़ा। लकड़ी से इन्होंने अपना कैंप बनाया। इनके पास जो सामान था उसके थ्रू ही वो अपने जो खाना पीना था वो कर रहे थे। बट रात को सोते टाइम इन लोगों को भयंकर आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ना सिर्फ आसपास के जानवरों की बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के रोने की, उनके आसपास खेलने की। इसके अलावा बहुत सारी आवाज़ें ऐसी भी थी जैसे कोई छोटी बड़ी लकड़ियों को तोड़ मरोड़ रहा हो, उनको पेड़ से तोड़ रहा हो या फिर ऐसे आपस में पकड़कर उनको क्रश कर रहा हो। इस टाइप की आवाज़ें उनको बहुत सारी रात के टाइम पर सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे इन लोगों ने रात काट ली एंड जब सुबह हुई और सुबह उठकर इन्होंने आसपास देखा तो ये लोग समझ चुके थे कि रात को जो आवाज़ें आ रही थी वो कोई ऐसी हवा में नहीं थी, वो सब कुछ एक्चुअल था। कोई था यहाँ पर जिसने एक्चुअल में वो लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर उनके बंडल बनाकर उनको क्रश करके ऐसे इंसानी शेप बनाकर उनकी लकड़ियों की ऐसे ऊपर से लकड़ियाँ बांधी, फिर नीचे बांधी, हाथ बना दिए लकड़ियों से। कोई था जिसने एक ही रात में बहुत सारे पेड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ कर वो इंसानी शेप की लकड़ियाँ बना बनाकर उनको टांग दिया, पुतले से टांग दिए। बहुत सारे पुतले उनके कैंप के चारों तरफ खड़े हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे रॉक पाइल्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा, पत्थर के ऊपर छोटा बड़ा पत्थर फिर उससे छोटा पत्थर ऐसे ऐसे रख के चले जाते हैं लोग। इस तरीके के रॉक पाइल्स बहुत सारे उनके कैंप के आसपास खड़े हुए थे, जो कि पिछले दिन जब वो सोने से पहले उन्होंने आसपास की जगह की तलाशी ली थी उस टाइम पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था। ये सब कुछ देखकर इन तीनों ने फिर से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दिया कि रात को कौन उठा था, कौन ऐसी ऐसी आवाजें कर रहा था। बट तीनों ही बोल रहे थे कि हम तो वो आवाजें सुनकर बस डर के मारे बैठे हुए थे, अपने आप को दुबक कर रखे हुए थे, हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर हैदर ने बाकी दोनों लड़कों को बोला कि हमारे पास कैमरा है, हमें इन सब चीज़ों को फिल्माना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र हमारी होप है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर की दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि देखो हमने क्या कुछ देखा था, इसलिए एक भी चीज़ मत छोड़ो। इसलिए वो कैमरे के अंदर सब कुछ चीज़ें तरीके से फिल्माते जा रहे थे। अगले दिन की रात होते होते जोश, जो कि इन दोनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, वो जोश हुआ इस ग्रुप को छोड़कर वो बोलने लगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे मदद का इंतज़ार नहीं करना, मैं अपनी मदद खुद कर लूँगा। वो यहाँ से इन दोनों को छोड़कर, माइक और हैदर दोनों को छोड़कर निकल चुका था। लेकिन दूसरी साइड जब इन दोनों ने काफ़ी देर तक वेट की कि जोशुआ अभी तक नहीं आया, तो विलियम, माइक और हैदर ये दोनों मिलकर इस जोशुआ को ढूंढने लगे। एंड ढूंढते ढूंढते उनको जोशुआ की एक बहुत तेज चिल्लाहट सुनाई दी। एंड जब उन्होंने उस चिल्लाहट का पीछा किया तो उनको एक वही अबैंडन्ड घर दिखाई दिया। उन्होंने अपने कैमरे के अंदर भागते भागते वो फिल्म आया सामने, जब घर उनको पहली बार शाम के टाइम पर दिखा था। ये घर देखते ही वो समझ नहीं पा रहे कि ये घर यहाँ आया कैसे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से इस जंगल के इलाके में घूम रहे हैं, लेकिन उनको ये घर पहले कभी नहीं दिखा। एंड जोशुआ की आवाज़ भी इसी घर के आसपास से आई है। तो ये दोनों, माइक और हैदर, अपना कैमरा लेकर घर के अंदर घुसे। एंड अंदर घुसते उनको कमरे में सामने वाली दीवार की तरफ ही फेस करते हुए जोशुआ खड़ा हुआ दिखाई दिया, बिल्कुल स्टिल। वो हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, कुछ भी वो उसने नहीं बोला, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा।
ये बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे रेस्ट इन पार, या रिमेंबर वो जो बच्चों को अपने साथ लेकर आता था, रेस्ट इन पार खड़ा होता था बच्चों को लेकर, बिल्कुल उसी पोजीशन में दशकों पहले का वो रिवाज इस घर के अंदर चलता आ रहा था। बिल्कुल जोशुआ भी इसी हालत में इस घर के अंदर खड़ा था। ये चीज़ देखते ही माइक और हैदर दोनों चिल्लाने लग गए एंड तब हैदर के हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा वो नीचे गिर गया एंड इसके बाद दोनों की चिल्लाहटें एकदम से कुछ मोमेंट्स बाद शांत हो जाती हैं एंड इसके बाद ये फुटेज यहीं पर बंद हो जाती है। ये फुटेज थी जो एक्चुअल में उस कैसेट्स के अंदर से निकाली गई थी। अब समस्या यहाँ पर क्या है, देखो मैंने आपको क्यों कहा था कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये जो फिल्माया गया था ये सारा कुछ एक फ़िल्म का हिस्सा था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको एक्चुअल में मानते हैं। आप जो ये जो किरदार मैंने आपको बताए थे, जोशुआ, हैदर और विलियम माइक, ये अगर आप इनके बारे में जब सर्च करेंगे ना तो कोई कहेगा कि ये एक्टर थे, कोई कहेगा कि एक्चुअल स्टूडेंट्स थे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, सो मैंने आपके ऊपर डिसीज़न छोड़ दिया। पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई। आज भी लोग जो बर्किट्सविल के अंदर रहते हैं वो इस बात को रियली सच मानते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। बर्किट्सविल के लोगों से पूछोगे तो ब्लेयर विच हॉन्टिंग आपको एब्सोल्युटली रियल मिलेगी। उनके मुंह के आगे तो इसका नाम भी ले लोगे तो वो इतना डर जाते हैं कि अपना घर छोड़कर भाग जाने की धमकियां देते रहते हैं। बट जो भी कुछ था वो सारा कुछ मैंने आपके आगे रख दिया। अब आपका डिसीजन है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो भी आपका डिसीजन हो आप उसको नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे आपके आंसर्स की वेट रहेगी, क्योंकि मैं ये स्टोरी सिर्फ आप लोगों के कहने पे बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि जब तक 100% प्रूफ ना होना मेरे पास किसी भी चीज़ के, तो बनाने में मज़ा नहीं है। अगर एक भी कहीं से मुझे अगर बोल देगा कि यार विकी इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो विकी वहीं पर रुक जाएगा, विकी आगे नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों से पूछा पिछली वीडियो में एंड आप लोगों ने इतना कमेंट किया कि हाँ विकी तुझे वो बनानी चाहिए, इसलिए आप सभी के कहने पर मैं ये चीज़ कवर कर रहा हूँ। सो आप लोग मुझे अपनी अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। खैर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर आकर फॉलो कर सकते हैं। और इस स्टोरी से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हो तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं। खैर दूसरा, इस स्टोरी के ऊपर ब्लेयर विच हॉन्टिंग के ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई हैं, एक्चुअल में मूवीज़ बनी हैं, तो आप वो मूवीज़ भी देख सकते हैं। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सिद्धाराज सिंह राठौर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।